इमेजिन अ मैसिव नेशनल बैलेंस शीट। जब भी किसी देश की आबादी बढ़ने की बात आती है ना, तो तुरंत लोग रेड इंक निकाल लेते हैं। मतलब एक यूनिवर्सल एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है कि बढ़ती आबादी यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। राइट, बिल्कुल। ज्यादा लोग यानी रिसोर्सेज पर ज्यादा दबाव, खाना, पानी, जमीन, हाउसिंग, सबका बोझ। एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाती है कि भाई साहब, मैसिव पॉपुलेशन एक इनहेरेंट प्रॉब्लम ही है। जो कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा अकाउंटिंग मेथड ही फंडामेंटली फ्लॉड हो? ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज के इस डीप डाइव का मिशन इस ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क को पूरी तरह से इन्वर्ट करना है। हाँ, और ये इन्वर्जन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज हमारे पास इकोनॉमिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर के नोट्स और कुछ नए आंकड़े हैं जो इस कॉम्प्लेक्स विषय को न कहानियों के जरिए समझाते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे सही इन्वेस्टमेंट से एक इनॉर्मस पॉपुलेशन किसी भी देश का सबसे एक्सप्लोसिव और वैल्यूएबल एसेट यानी ह्यूमन कैपिटल बन सकती है। इसमें ना हिस्टोरिकली एक सबसे क्रूशियल एलिमेंट को इग्नोर किया गया है, और वो है ह्यूमन एजेंसी। जब कोई सोसाइटी एजुकेशन, मॉडर्न ट्रेनिंग और रोबस्ट मेडिकल केयर में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करती है ना, तो लोग सिर्फ एक हेड काउंट नहीं रह जाते हैं। राइट। वो एक रिसोर्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक हाईली प्रोडक्टिव रिसोर्स में होता है। ये टोटली फिजिकल कैपिटल के प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करता है। जैसे एक फैक्ट्री में अगर आप नई एडवांस मशीनरी लगाते हैं तो आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल, वही चीज इंसानी दिमाग और हेल्थ के साथ भी होती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलते हैं। और इस ह्यूमन कैपिटल के कॉन्सेप्ट का एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर कैसा असर दिखता है, इसको समझने के लिए हमारे सोर्सेज में ना एक बहुत ही ग्राउंडेड नैरेटिव है। सेमापुर गांव के दो दोस्तों की कहानी है, सकल और विलास। हाँ, ये केस स्टडी काफी फेमस है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट एक जैसा था, पर उनके आउटकम्स ड्रामेटिकली अलग रहे। अगर सकल की लाइफ ट्रेजेक्ट्री को देखें तो उसके पेरेंट्स ने एक डिसाइसिव इंटरवेंशन किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उसको प्रॉपरली स्कूल भेजा, बेसिक एजुकेशन दी और उसके बाद एक लोन लेकर उसे कंप्यूटर्स में वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाई। यानी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं था, स्किल बिल्डिंग का था। राइट। और साथ ही सकल का फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर भी स्ट्रांग था। मतलब उसे फ्रीक्वेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं थी, जिसका सीधा असर उसकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ा। सही बात है। उसने अपना कोर्स खत्म किया, एक प्राइवेट फर्म ज्वाइन की और वहां अपने इनोवेटिव स्किल्स यूज करके एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। इस सॉफ्टवेयर ने ना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ाई और रिटर्न में सकल को प्रमोशन और बेटर इनकम मिली। इसे हम एक क्लासिक वर्चुअस साइकिल कह सकते हैं। वर्चुअस साइकिल, ओ वाओ! मतलब एजुकेशन और हेल्थ ने मिलकर स्किल जनरेट की। एग्जैक्टली। स्किल ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और प्रोडक्टिविटी ने ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूल की। लेकिन इस इक्वेशन का ना एक डार्क साइड भी है जो विलास की लाइफ में दिखता है। विलास के सर्कमस्टेंसेस बेचारे के कंट्रोल में थे ही नहीं। उसके फादर की डेथ के बाद उसकी माँ मछलियां बेचकर स्ट्रिक्टली एक बारे सब्सिस्टेंस लेवल पर घर चला रही थी। सर्वाइवल मोड में थे वो लोग। हाँ, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज के वजह से विलास ना तो फॉर्मल एजुकेशन ले पाया और उसे आर्थराइटिस जैसी क्रॉनिक बीमारी थी, जिसके बावजूद प्रॉपर मेडिकल केयर उसे नहीं मिली। तो यहाँ कंप्लीटली एक विशस साइकिल चल रहा था। प्रिसाइजली। और इस विशस साइकिल का एंड रिजल्ट ये हुआ कि जब उसकी माँ बीमार पड़ी ना, तो विलास को वही मछलियां बेचने का काम टेक ओवर करना पड़ा। उसका इकोनॉमिक दायरा बिल्कुल स्टैग्नेट हो गया। राइट। एक डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड और उस पर से लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने उसे पॉवर्टी के उसी लूप में परमानेंटली लॉक कर दिया। अब व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये डायनामिक सिर्फ अकेले एक इंडिविजुअल लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, तो मैक्रो लेवल पर भी यही होता है। बिल्कुल। अगर इन्हीं साइकिल्स को आप मैक्रो लेवल पर स्केल अप करें तो एक देश की आर्थिक दिशा समझ आती है। जैसे इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। हाँ, उस टाइम खेती की जमीन तो उतनी ही थी ना। एग्जैक्टली। जमीन उतनी ही थी, पर जब ह्यूमन इंटेलेक्ट, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स और एग्रीकल्चरल नॉलेज का इनपुट दिया गया तो आउटपुट मैनिफोल्ड मल्टीप्लाई हो गया। ओह, आई सी। और इसी का एक और मॉडर्न एक्सटेंशन हमारी आईटी रेवोल्यूशन में दिखता है, जहां हैवी मशीनरी या फिजिकल प्लांट से कहीं ज्यादा अहमियत एक हाईली ट्रेन्ड और एजुकेटेड ह्यूमन ब्रेन ने ले ली। एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन गई। सही कहा आपने। लेकिन सकल और विलास के इन डाइवर्जिंग पाथ्स को देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमारी इकोनॉमी में एक्चुअली कामों को वैल्यू कैसे किया जाता है?
क्योंकि सकल टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर में थ्राइव कर रहा है, जहां वैल्यू क्रिएशन बहुत हाई है, जबकि विलास प्राइमरी सेक्टर के एक बहुत ही स्टैग्नेंट हिस्से में फंसा हुआ है। तो इकोनॉमी में यही क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज की इकोनॉमिक वैल्यू तय करता है। बेसिकली दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं, मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ओके, मिलता है, और ये देश की नेशनल इनकम में सीधे तौर पर ऐड होती हैं। राइट, जहां पैसा एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, दूसरी तरफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज प्राइमरीली तौर पर सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं। उनका कोई डायरेक्ट मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता। और यहाँ पर ना एक सबसे कॉम्प्लेक्स और डिबेटेबल इशू आता है जेंडर और अनपेड लेबर को लेकर। अगर हम इन्हीं दो दोस्तों के परिवारों को देखें तो सकल की माँ शीला दिन भर घर के इंटरनल ऑपरेशंस मैनेज करती हैं। घर का काम, खाना बनाना, बच्चों को नर्चर करना, घर का पूरा इकोसिस्टम सस्टेन करना। लेकिन क्योंकि मार्केट इसको मोनेटाइज नहीं करता, इस पूरे दिन के हेवी लेबर को नेशनल इनकम का हिस्सा ही नहीं माना जाता। सही बात है। जबकि विलास की माँ गीता बाहर जाकर मछलियां बेच रही हैं, तो उसे फॉर्मल लेबर मार्केट का पार्ट कंसिडर किया जाता है। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। क्या ये एक अजीब विरोधाभास नहीं है कि जो काम सच में घर को चलाता है उसे हमारी इकोनॉमी आर्थिक गतिविधि मानती ही नहीं? मतलब टेक्निकल टर्म्स में भले ही इस नॉन मार्केट एक्टिविटी को जीडीपी में मेजर करना डिफिकल्ट हो, पर अनफेयर तो लगता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इकोनॉमिस्ट्स के बीच ये एक मैसिव डिबेट का मुद्दा है। देखिए, बात सिर्फ एक एग्जैक्ट मॉनेटरी वेज कैलकुलेट करने की नहीं है। मुद्दा यह है कि ये जो नॉन वैल्यूएशन है ना, ये एक बड़ा कल्चरल ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। वो कैसे? हिस्टोरिकली सोसाइटी ने डोमेस्टिक लेबर को स्ट्रिक्टली विमेन के साथ एसोसिएट कर दिया, और क्योंकि इस काम की आर्थिक वैल्यू 0 सेट की गई, इसलिए सोसाइटी ने विमेन की एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग पर उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया जितना मेन पर किया। ओ वेट, सो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट का सीधा कनेक्शन उस नॉन वैल्यूएशन से है। एग्जैक्टली। इस हिस्टोरिकल लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नतीजा ये हुआ कि आज जब वुमेन लेबर मार्केट में एंटर करती हैं तो अक्सर उन्हें लो पेइंग अनस्किल्ड जॉब्स में धकेल दिया जाता है। उनकी बार्गेनिंग पावर इनहेरेंटली वीक हो जाती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर हमें अपनी आबादी को सस्ते और अनस्किल्ड लेबर फोर्स से निकालकर एक क्वालिटी पॉपुलेशन में ट्रांसफॉर्म करना है तो दो मेन पिलर्स पर मैसिव काम करना होगा, एजुकेशन और हेल्थ। एग्जैक्टली। यही दोनों किसी भी सोसाइटी की नींव है। लेकिन हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब क्वांटिटेटिव डेटा और ग्राउंड रियलिटी का कंपैरिजन होता है ना, तो एक बड़ा पैराडॉक्स नजर आता है। स्टैट्स क्या कहते हैं? अगर हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में साक्षरता दर 1951 में सिर्फ 18% था, जो कि 2018 आते आते 85% पर पहुंच गया। ऑन पेपर तो ये एक फिनोमिनल जंप है, राइट? ऑन पेपर बिल्कुल है, लेकिन अगर आप इन नंबर्स को डीपली एनालाइज करें तो इसके अंदर की फॉल्ट लाइंस बहुत क्लियरली दिखती हैं। ये 85% एक यूनिफॉर्म रियलिटी नहीं है। आज भी गैप्स हैं इसमें, मैसिव गैप्स हैं। जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी प्रोमिनेंट है। मेल्स की लिटरेसी फीमेल्स के मुकाबले लगभग 16.1% ज्यादा है, और ज्योग्राफी इस गैप को और बढ़ा देती है। वाओ। अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज के मुकाबले लिटरेसी 14.2% ज्यादा है। वाओ। सो एजुकेशन का एक्सेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इन्हीं इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हर जिले में सेटअप किए गए ताकि रूरल टैलेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले। समग्र शिक्षा जैसी स्कीम्स भी आई हैं। राइट। और एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप था मिड डे मील। इसका आइडिया बहुत पावरफुल लगता है मुझे। ये सिर्फ बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि एक भूखा बच्चा पढ़ाई पर ध्यान कैसे देगा। मैल नरिशमेंट को काउंटर करके कॉग्निटिव एबिलिटीज इंप्रूव करने का गोल था। एकदम सही एनालिसिस है। इन पॉलिसीज ने स्कूल्स में एनरोलमेंट रेट्स जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एक अलग चिंता पैदा करता है यहाँ। क्या चिंता? अगर आप एजुकेशन पर जीडीपी का एक्सपेंडिचर देखें तो 1951 के 0.64% से बढ़कर ये 2020 के आसपास 3.1% तक गया था। लेकिन 2020-21 में ये फिगर अचानक ड्रॉप होकर 2.8% हो गया। वेट, 3.1% से गिरकर 2.8%? पर ये तो बहुत बड़ा डेफिसिट हो गया एक मैसिव इकोनॉमी में। एग्जैक्टली। एक मैसिव इकोनॉमी में जीडीपी का 0.3% ड्रॉप हजारों करोड़ों रुपए का डेफिसिट होता है।
इसका डायरेक्ट असर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या टीचर स्टूडेंट रेशियो और रूरल स्कूल्स की बेसिक फिजिकल फैसिलिटीज पर पड़ता है। स्कूल एक्सेस भले ही बढ़ गया हो, लेकिन क्वालिटी और ड्रॉप आउट रेट्स अभी भी एक मेजर चैलेंज हैं। ये तो काफी सरप्राइजिंग है। एजुकेशन के बाद अब ह्यूमन कैपिटल के दूसरी शर्त पर आते हैं, जो कि है हेल्थ। हेल्थ का लॉजिक सिंपल है, एक हेल्दी इंडिविजुअल ही अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सकता है। यहाँ हिस्टोरिकल प्रोग्रेस अच्छी रही है वैसे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 67.2 इयर्स हो चुकी है 2021 में। और सबसे बड़ी बात, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, यानी शिशु मृत्यु दर, जो 1951 में 147 था, वो 2020 में गिरकर 28 पर आ गया है। हाँ, IMR का इतना ड्रास्टिक ड्रॉप होना डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ये इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि मैटरनल केयर, सैनिटेशन और कम्युनिकेबल डिजीजेस पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम क्वांटिटी की उतनी नहीं है जितनी डिस्ट्रीब्यूशन की है। राइट। जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह एक जैसा नहीं है। बिल्कुल। डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल बेड्स बढ़े जरूर हैं, लेकिन ज्योग्राफिक स्क्यू बहुत हैवी है। ये स्क्यू तो सच में शॉकिंग है। मेरे पास जो नोट्स हैं उनके हिसाब से अगर देश में लगभग 500 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उन्हें आइडियली स्प्रेड आउट होना चाहिए था। पर इनमें से मैक्सिमम सिर्फ 4 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और इस अनबैलेंस्ड कॉन्सेंट्रेशन का सीधा असर बाकी स्टेट्स पर पड़ता है। वहाँ हमेशा क्वालिटी डॉक्टर्स की कमी रहती है। लोगों को मेडिकल इमरजेंसी में हजारों किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, जो अपने आप में एक इमेंस इकोनॉमिक बोझ है। सही बात है। अब मान लीजिए सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन दोनों ठीक कर दिए, इंसान एजुकेटेड भी है, हेल्दी भी है, पर अगर उसे मार्केट में काम ही ना मिले, तब तो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं। ये सोसाइटी के लिए सबसे कोरोसिव सिचुएशन होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने के बाद लेबर एब्जॉर्प्शन का फेल होना। पर उससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की टेक्निकल डेफिनेशन समझना जरूरी है। हर खाली बैठा इंसान अनएम्प्लॉयड नहीं होता। अच्छा, तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? वर्किंग एज स्पेसिफिकली 15 साल से 59 साल के बीच मानी जाती है। अगर इस एज ब्रैकेट का एक परफेक्टली हेल्दी इंसान एक्टिवली मार्केट में काम ढूंढ रहा है, एग्जिस्टिंग वेजेस पर काम करने को तैयार है, और फिर भी उसे जॉब ना मिले, सिर्फ उस कंडीशन को बेरोजगारी माना जाता है। ओह गॉट इट। तो अगर कोई वॉलंटरीली काम नहीं करना चाहता या सिर्फ घर संभाल रहा है, तो वो स्टेटिस्टिक में बेरोजगार नहीं है। राइट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के दो अलग कैरेक्टर्स होते हैं, गांव में अलग और शहर में अलग। रूरल एरियाज में इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर यानी खेती पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए वहां सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखती है। सीजनल तो समझ आती है, जैसे सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच के ऑफ सीजन में काम ना होना। पर ये जो दूसरा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं इसको एक एनालॉजी से समझाती हूँ। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए एक मैकेनिकल साइकिल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए 5 लोग एक ही वक्त पर पेडल मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब साइकिल की स्पीड उतनी ही रहेगी जितनी 1 या 2 लोगों से आती। सही एग्जाम्पल है। बाकी के 3 लोग जो जोर लगा रहे हैं, उनकी एनर्जी तो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है ना। उनका नेट कंट्रीब्यूशन 0 है, पर दिखने में लग रहा है कि सब इंगेज्ड है। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। खेती में एग्जैक्टली यही होता है। एक फिक्स्ड लैंड पर जॉइंट फैमिली के 8 लोग लगे हैं, जबकि जरूरत सिर्फ 5 की है। अगर उन 3 सरप्लस लोगों को हटाकर सेकेंडरी सेक्टर में लगा दिया जाए, तो खेती के आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। पर जब हम शहरों की तरफ देखते हैं तो प्रॉब्लम अलग लेवल पर है। यहाँ डोमिनेंटली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट दिखती है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी। ये तो सबसे अजीब पैराडॉक्स है। एक तरफ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रीज वाले यूथ्स को जॉब नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ सुनने में आता है कि कंपनीज को स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पैराडॉक्स का कोर रीजन है स्किल्स मिसमैच। एजुकेशन सिस्टम ठीक तरह से डिग्रीज तो बांट रहा है, जिससे जनरल ग्रेजुएट्स की मैसिवली ओवर सप्लाई हो गई है, पर इंडस्ट्री को जो मॉडर्न स्पेशलाइज्ड या टेक्निकल स्किल्स चाहिए, वो इन यूथ्स के पास है ही नहीं। तो ब्रिज बेसिकली टूट चुका है एजुकेशन और मार्केट के बीच। हाँ, इसका मैक्रो स्केल पर नतीजा ये होता है कि कैपिटल का एक तरह से डिप्रिसिएशन हो रहा है। जो एजुकेटेड यूथ एसेट बनकर इकोनॉमी का इंजन बन सकता था, वो जॉब ना मिलने के कारण होपलेसनेस में जाता है और सोसाइटी पर एक लाइबिलिटी बन जाता है। और इस लाइबिलिटी का इम्पैक्ट अकेले उस पर थोड़ी पड़ता है। फैमिली की परचेजिंग पावर गिरती है, फिर डिमांड गिरती है,
और नेक्स्ट जनरेशन की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होती है, एक नया विशियस साइकिल। बिल्कुल, लेकिन इस थोड़ी डिप्रेसिंग पिक्चर के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। हमारे सोर्सेज में एक गांव की स्टोरी है जो प्रैक्टिकली दिखाती है कि इस स्ट्रक्चरल डेडलॉक को कैसे तोड़ा जा सकता है। हाँ, वो स्टोरी एक्चुअली एक ब्लूप्रिंट जैसी है। शुरुआत में ना उस गांव में सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। लोग बस उतना उगाते थे जितने से उनका घर चल जाए। कोई सरप्लस या प्रॉफिट नहीं था। एक स्टैटिक एनवायरनमेंट। राइट। पर फिर एक फैमिली ने रिस्क लिया और अपने बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज भेज दिया पास के टाउन में। वो लड़का वहां से एग्रो इंजीनियर बन के वापस लौटा, अपने साथ टेक्निकल स्किल्स लेकर। और यहाँ उस टेक्निकल स्किल का डायरेक्ट एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट था। उसने क्या किया, एक इम्प्रूव प्लाउ यानी एक नया हल डिजाइन किया, जिससे वीट की यील्ड ड्रास्टिकली बढ़ गई। मतलब सेम जमीन पर आउट ऑफ नोवेयर इतना बड़ा जंप। एग्जैक्टली। पहली बार उस फैमिली के पास सेल्फ कंजम्पशन के बाद मार्केट में बेचने के लिए सरप्लस ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, पैसा आया गांव में। उस एक सिंगल ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट देखिए, गांव वालों का परसेप्शन ही बदल गया। हाँ, जब उन्होंने देखा कि अचानक से इनकी आमदनी बढ़ गई तो सबने कलेक्टिवली डिसाइड किया, पंचायत के पास गए और गांव में पहला स्कूल खुलवाया। टाउन से एक टीचर आया तो एक नॉन एग्रीकल्चरल जॉब क्रिएट हो गई वहां। फिर बच्चों को कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी तो एक परिवार ने बेटी को टेलरिंग सिखाई और वो टेलर बन गई। तो सिर्फ एक शख्स की स्किल और एजुकेशन ने नए रास्ते खोल दिए। यही सबसे खूबसूरत बात है। जो गांव सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में फंसा था, वहां सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज ऑर्गेनिक तरीके से स्प्राउट होने लगी। ह्यूमन कैपिटल अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है। इस केस स्टडी से ये क्लियरली साबित होता है कि एक स्टैटिक सोसाइटी कैसे डायनामिक इकोनॉमी में बदल सकती है। ओके, तो इस पूरे डीप डाइव के डिस्कशन को अगर समराइज करें तो सेंट्रल मैसेज क्लियर है। देश की आबादी और लोग इनहेरेंटली कोई बोझ या लायबिलिटी नहीं होते। बिल्कुल नहीं। पीपल आर द अल्टीमेट सॉल्यूशन। वो एसेट बनेंगे या लायबिलिटी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एजुकेशन कैसी है, हेल्थ का एनवायरनमेंट कैसा है और क्या वो स्किल्स जॉब मार्केट से मैच करती हैं या नहीं। एकदम परफेक्ट समरी है आपकी। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करने से पहले मैं एक नया थॉट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आज हमने बात की आईटी और मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशंस की, जहां इंसानी दिमाग ने मशीन्स पर एज हासिल किया। राइट। पर अभी लैंडस्केप रैंकली शिफ्ट हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अब रूटीन कॉग्निटिव टास्क्स भी सीख रहे हैं। पहले मशीन्स हमारी बॉडी को रिप्लेस करती थी, अब एआई हमारे बेसिक मेंटल लेबर को रिप्लेस करा है। ओह वेट, दैट इज अ डीपली अनसेटलिंग येट क्रिटिकल पॉइंट, है ना? तो आगे आने वाले वक्त के लिए सवाल ये है कि जब एल्गोरिदम्स और एआई कोडिंग या डेटा एनालिसिस जैसे काम इंसानों से बेहतर और तेज करने लगेंगे, तब ह्यूमन कैपिटल की आखिर डेफिनेशन क्या रह जाएगी? क्या हमारी करंट एजुकेशन पॉलिसी हमें इस अनसीन फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है, या हम नेक्स्ट जनरेशन को एक ऐसी कल की इकोनॉमी के लिए ट्रेन कर रहे हैं जो शायद एग्जिस्ट ही ना करे? वाओ, ये एक ऐसा थॉट है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है। शायद उस पुरानी बैलेंस शीट को और स्किल्स की डेफिनेशन को हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले कल का एसेट वही बनेगा जो सबसे तेजी से अनलर्न और रीलर्न कर सकेगा। एब्सोल्युटली। आई थिंक यही बेस्ट नोट है इस डिस्कशन को विराम देने का। उम्मीद है इन नए पर्सपेक्टिव्स ने आप सबको आर्थिक सच्चाइयों को अलग ढंग से देखने पर मजबूर किया होगा। ऐसे ही नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करते रहेंगे। कीप क्वेश्चनिंग द पैराडाइम्स, कीप लर्निंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।